सिंपल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे, आज का हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक होगा। डिफरेंट टॉपिक क्या होगा कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज का हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है। आपके स्क्रीन पर दिख सकता है, आप पढ़ सकते हैं इसको आसानी से। लिखा हुआ है टेंस। क्या लिखा हुआ है? टेंस। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम को फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको टेंस नहीं आता, अगर आप टेंस नहीं जानते हैं, अगर आपको टेंस सही से नहीं पता है, तो यकीन मानिए आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम का सामना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमको टेंस के बारे में डिटेल में समझना है। आज मैं आपको एक क्लासेस में कंप्लीट नहीं करा सकता हूं, आपको कम से कम 4-5 क्लासेस आपको कंटिन्यू टेंस का मेरा करना है। तो आपको मेरी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना होगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, यानी पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि सारी के सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक है टेंस है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस टेंस को पढ़ाने की कोशिश करूंगा 2-3 दिन 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी वीडियो ज्यादा लॉन्ग तो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैं कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन इससे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि टेंस जो है आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो बचपन से आप पढ़ते हुए, आप हो सकता है आपने 5 साल तक कंटिन्यू टेंसेस हर क्लासेस में पढ़ा होगा। आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपको 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास के बाद आपको जो है टेंसेस पढ़ाया जाता है। आप उसके बावजूद भी आपको टेंस पर इतना अच्छा कमांड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि टेंस कैसे बनता है। बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आज के बाद से टेंस पढ़ने के बाद नेक्स्ट टाइम मुझे उम्मीद है कि आपको टेंस कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस चीज को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टेंस एक्चुअली होता है जिसको उर्दू में जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं हिंदी में? हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं काल। अब ये काल थोड़ा सा समझना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उर्दू में आ जाते हैं काल को हम लोग कहते हैं जमाना। क्या कहते हैं काल को? उर्दू में जमाना कहते हैं। जमाना क्या होता है? ये एक वक्त का एक हिस्सा होता है। जमाना क्या होता है? वक्त का एक हिस्सा होता है। जैसे सपोज करिए कि अभी जैसे कि जमाना को हमने तीन भागों में बांट रखा है। एक तो हमारा जो गुजर गया है, एक जो अभी चल रहा है, और एक जो आने वाला है। ठीक है, तो ये 3 टेंस है, यानी 3 जमाना है। तो ये कहीं ना कहीं वक्त का एक हिस्सा है। हमारा 1 मिनट से 1 घंटा बनता है। 1 घंटा से हमारा जो है मतलब 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, साल। तो यही तो हमारा वक्त है ना। तो ये वक्त का हमने क्या कर दिया, इसको बांट दिया, डिवाइड कर दिया है कि इसको हमने टेंसेस कर दिया। तो मतलब इसको जमाने में बांट दिया कि जो वक्त गुजर गया है तो हमारा पास्ट हो जाता है, जो अभी चल रहा है यानी वो हमारा प्रेजेंट हो गया, जो आने वाला है वो हमारा फ्यूचर हो गया। तो इस एतबार से टेंस के कितने काइंड्स हो जाते हैं? 3 काइंड्स हो जाते हैं। आपको पता है, पहला हम ले लेते हैं पास्ट। क्या ले लेते हैं? पास्ट ले लेते हैं। और दूसरा हम लोग ले लेते हैं प्रेजेंट। क्या लेते हैं? प्रेजेंट ले लेते हैं। और तीसरा हम लोग ले लेते हैं फ्यूचर। क्या लेते हैं? फ्यूचर ले लेते हैं। और तो ये हमारा टेंसेस हो गया। तो पहला टेंसेस क्या होगा? टेंस को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा पहला हमारा पास्ट टेंस, दूसरा हमारा प्रेजेंट टेंस, तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अब हम लोग समझेंगे कि अब ये जो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये आपको समझा दिया गया है, बता दिया गया कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना, ये एक समय का, एक वक्त का एक हिस्सा होता है। जमाना जो होता है, टेंस जो होता है, एक वक्त का, एक हमारा जो जिस वक्त को, जिस जिंदगी को हम लोग जो गुजार रहे हैं, तो ये हमारे कहीं ना कहीं एक वक्त का एक हिस्सा है। इसको जो हम अपनी जो बात कहते हैं ना, हम अपनी बात कहते हैं, तो या तो हमारा बात हम लोग जो अपनी बात रखते हैं दूसरों के सामने, वो हमारा टेंसेस प्रेजेंट होता है कि मैं जाता हूं, वो आता है, वो आ रही है, वो खेल रही, वो खेल चुका है, लाइक दैट। या हम बात करते हैं कि अरे मैं गया था, मैं पढ़ चुका था। तो ये हम नेक्स्ट हमारा जो फ्यूचर में होता है कि हम लोग करने वाले हैं। मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, मैं देखूंगा, वो देखेगी, वो देख चुकी होगी, वो देख रहा होगा, लाइक दैट। इस तरह की जो बात हम लोग करते हैं वो टेंसेस में आता है। कहाँ था ये सब के सब टेंसेस हैं। तो इसको हम लोग सीख लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका जो 50% इंग्लिश का मसला जो हल हो जाता है, ताकि आपको स्पोकन में एज वेल एज आपका जो मतलब आपका जो रिटन लैंग्वेज है, आपका बुक वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, या और दूसरी चीज़ें आप पढ़ते हैं, या आप कोई एग्जाम देते हैं, तो उसके एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ ताकि आप देखें और इसको समझें। तो ये चीज़ आपको समझ में आए कि टेंसेस की 3
एक टेंस के मतलब जो टेंस जो समाना है इसके 3 काइंड्स होते हैं, यानी 3 वक्तों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, पास्ट कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया और फ्यूचर कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये इस चीज़ को समझ लेते हैं। पास्ट टेंस जो गुजरा हुआ समय जो होता है, यानी जो वक्त गुजर गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुजरा हुआ। क्या कह सकते हैं हम लोग, गुजरा हुआ कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं बीता हुआ। क्या कह सकते हैं, बीता हुआ कह सकते हैं या गुजरा हुआ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ गुजरा हुआ समय, ठीक है। गुजरा हुआ समय ये हमारा पास्ट होता है, गुजरा हुआ समय हमारा पास्ट होता है। प्रेजेंट होता है हमारा मौजूदा समय। क्या कह सकते हैं इसको, मौजूदा समय, ठीक है। मौजूदा वक्त जो होता है, मौजूदा समय कह सकते हैं। और फ्यूचर टेंस क्या होगा, आने वाला जो समय है, आने वाला जो वक्त उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं, आने वाला वक्त, आने वाला समय, ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो टेंस के जो 3 काइंड्स हो गए, तो पहला हमारा पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ समय, दूसरा हमारा प्रेजेंट यानी जो समय अभी जो चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और फ्यूचर टेंस आने वाला वक्त जो है होगा हमारा वो फ्यूचर टेंस होगा। तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उर्दू में वो आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्यूचर को उर्दू में हम लोग कहते हैं मुस्तकबिल। क्या कहते हैं, मुस्तकबिल कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो हमारा फ्यूचर को हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में, मुस्तकबिल कहते हैं। और उसके बाद जो है मतलब हम लोग उसके बाद प्रेजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहते हैं यानी मौजूदा समय। क्या कह सकते हैं, मौजूदा समय कह सकते हैं। चलिए मौजूदा वक्त है ना, मौजूदा वक्त कह सकते हैं। और हमारा जो फ्यूचर टेंस जो है, हमारा फ्यूचर टेंस को मतलब हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी पास्ट टेंस को हम लोग कहते हैं माजी। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टेंस। अब टेंस को हम लोग काम कर लेते हैं, इसको बना देते हैं फादर। टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बना देते हैं फादर कर देते हैं। और ये टेंस की यानी फादर की यानी इसके बाप की जो मतलब टेंस जो है फादर है, तो ऑब्वियसली इनके जो बच्चे हुए हैं, इनके 3 बच्चे हुए, तो इन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा है, पहला जो बेटा है इनका इन्होंने नाम रख लिया है पास्ट। क्या नाम रख लिया है, पास्ट रख लिया। और दूसरे जो बेटे हैं उनका उन्होंने नाम रख लिया प्रेजेंट। और तीसरे जो बेटे हैं छोटे वाले हैं तो उनका नाम रख लिया फ्यूचर, ठीक है। टेंस के कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं। तो उन्होंने पहला का नाम क्या रख लिया, पास्ट रख लिया, दूसरा का नाम क्या रख लिया, प्रेजेंट रख लिया, और तीसरा का नाम क्या रख लिया, फ्यूचर रख लिया, ठीक है ना। अब देखिए कि प्रेजेंट, अब जो सबसे बड़ा बेटा है पास्ट जो है, पास्ट की भी शादी हो गई है, पास्ट की भी शादी हो गई है। अब इनके कितने बेटे हुए, इनके भी 4 बेटे हुए। तो 4 बेटे का क्या क्या शादी हुई है, पास्ट की शादी होने के बाद इनके भी 4 बेटे हुए। कितने हुए, पास्ट की शादी हो गई है, ठीक है ना। पास्ट की शादी होने के बाद जो इनके बीच कितने बेटे हुए, 4 बेटे हुए। इन्होंने पास्ट ने अपने पहले बेटे का नाम रख लिया इंडेफिनिट। क्या नाम रख लिया, इंडेफिनिट रख लिया। बोलिए इसको क्या बोलना है, इस पहले बेटा का क्या नाम है, इंडेफिनिट। किसके बेटा का नाम है, पास्ट के पहले बेटे का नाम इंडेफिनिट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरे बेटे का इन्होंने नाम रख लिया, इसके दूसरे बेटे का नाम हो गया कंटिन्यूअस। क्या हो गया, कंटिन्यूअस। बोलिए दूसरे बेटे का क्या नाम है, कंटिन्यूअस है। उसके बाद उनके चौथे जो बेटे हुए यानी तीसरे जो बेटे हुए, तीसरे बेटे का नाम इन्होंने रख लिया परफेक्ट। क्या रख लिया, तीसरे बेटे का नाम इन्होंने परफेक्ट रख लिया, ठीक है। और चौथा जो बेटा हुआ तो चौथा बेटा का नाम इन्होंने रख लिया अपने हिसाब से परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या रख लिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट के कितने बेटे हुए, बताइए जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए। पास्ट के 4 बेटे हुए। पहला का नाम इन्होंने इंडेफिनिट रखा, दूसरा का नाम इन्होंने कंटिन्यूअस रखा, और तीसरा का नाम इन्होंने परफेक्ट रखा, और चौथे बेटे का नाम इन्होंने परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपका। तो पास्ट का आपको याद रखना है, पास्ट के कितने बेटे हुए, 4 बेटे हुए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए। अब बारी आती है नेक्स्ट हमारी, जो अब इनके 4 बेटे कंप्लीट हो गए, उसके बाद नेक्स्ट बारी किसकी है कि प्रेजेंट की भी शादी हो गई, यानी प्रेजेंट की भी शादी हो गई है, तो इनसे भी इनके पास भी 4 बेटे हुए, ठीक है ना। तो प्रेजेंट ने क्या किया कि इनके पास कोई नया नाम मिला नहीं, तो इन्होंने एक काम किया कि हम एक काम करते हैं, अपने जो बड़े भाई हैं पास्ट जो है उनके पहले बेटा का नाम इंडेफिनिट है। क्या नाम है उनके पहले बेटा का नाम, इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट ने अपने पहले बेटे का नाम इंडेफिनिट रख लिया। क्या रख लिया, इंडेफिनिट रख लिया। और दूसरे जो फिर से इनका दूसरा बेटा हुआ तो दूसरे बेटे का नाम, इनको फिर से नया नाम नहीं मिला तो इन्होंने दूसरे बेटे का नाम फिर से कंटिन्यूअस रख लिया। क्या रख लिया, कंटिन्यूअस रख लिया। और तीसरे बेटे का फिर से इन्होंने अपना नाम रख लिया है परफेक्ट। क्या रख लिया, तीसरे बेटे का नाम परफेक्ट रख लिया है। और चौथे बेटे का नाम इन्होंने परफेक्ट कंटिन्यूअस रख लिया, ठीक है। तो अब प्रेजेंट के भी 4 बेटे कंप्लीट हो गए। तो पहले बेटे का नाम इंडेफिनिट, दूसरे बेटे का नाम कंटिन्यूअस, तीसरे बेटे का नाम परफेक्ट और चौथे बेटे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए तो प्रेजेंट के कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं। तो कितने, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस,
ठीक है। अब बारी आती है फ्यूचर की। फ्यूचर की भी शादी हो गई, इनके भी 4 बेटे हुए, तो इन्होंने भी पहले बेटे का नाम क्या रख लिया, इनके पास भी कोई नया नाम नहीं मिला। उन्होंने कहा कि चलो मेरे जो दो भाइयों ने जो दो बड़े भाई हैं उन्होंने जो नाम रखा है, मैं भी एक काम करता हूँ कि वही नाम मैं भी अपने बच्चों का रख लेता हूँ। तो उन्होंने भी रख लिया वही नाम, सेम नाम रख लिया। तो पहले बेटा का नाम हो गया इंडेफिनिट, और दूसरे बेटे का नाम क्या हो गया है, कंटिन्यूस। तीसरे बेटे का नाम हो गया परफेक्ट, और चौथे बेटे का नाम रख लिया उन्होंने परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, याद रहेगा। तो पहले फ्यूचर के कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं। पहला का नाम इंडेफिनिट, दूसरा का नाम कंटिन्यूस, तीसरा का नाम परफेक्ट, और चौथे बेटे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि इन तीनों के जो बेटे हैं, तीनों के बेटे का नाम एक जैसा ही है। तीनों बेटे का नाम क्या है, एक जैसा ही है। तो अब इंडेफिनिट भी, पास्ट के चारों बेटे का नाम इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, सेम नाम। प्रेजेंट के बेटे का नाम है और फ्यूचर का भी सेम नाम है। तो बड़ी गड़बड़ हो रही, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो क्या हो बड़ी, अगर मान लीजिए फ्यूचर को अपने बेटे को बुलाना है इंडेफिनिट को, तो यहाँ 3 इंडेफिनिट आ रहा है। कह रहा है कि इंडेफिनिट इधर आओ, फ्यूचर अपने बेटे को बुला रहा है कि इंडेफिनिट इधर आओ। तो कितने इंडेफिनिट आएंगे, 1 2 3, क्योंकि एक ही परिवार है, एक ही फैमिली है, तो एक ही जगह रह रहे हैं। तो 3 बेटे आ रहे हैं, तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना। अगर प्रेजेंट को बुलाना अपने बेटे का नाम कंटिन्यूस को, कंटिन्यूस इधर आओ, तो फिर से यहाँ 3 बेटे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी कंटिन्यूस है, फ्यूचर का भी कंटिन्यूस आ रहा है, प्रेजेंट का भी कंटिन्यूस है, और पास्ट का भी कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, तो अब गड़बड़ हो रही है ना। अब पास्ट को बुलाना है कि परफेक्ट कंटिन्यूस को बुलाना है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस इधर आओ, तो यहाँ पर फिर से 3 परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ रहा है, और प्रेजेंट का भी परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है, और फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, बड़ा दिक्कत का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो इन तीनों भाइयों ने मिलकर एक डिसाइड किया, एक फैसला किया कि एक काम करते हैं ना, कि इन जो हमारे जो बच्चे, हमारे जो बेटे हैं, इनके नाम से पहले हम लोग अपना नाम जोड़ देते हैं, मसला ही खत्म हो जाएगा, झंझट ही खत्म हो गया। अगर हमको बुलाना होगा कि पास्ट को बुलाना है, मान लीजिए पास्ट को अपने बेटे को बुलाना है, तो कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट, क्या बोलेगा, पास्ट इंडेफिनिट इधर आओ। तो सिर्फ एक ही पास्ट इंडेफिनिट आएगा, बाकी इन लोग नहीं आएगा। तो अब इन्होंने अपने बेटे का नाम रख लिया, पहला बेटा का नाम इन्होंने पास्ट कर दिया। क्या कर दिया, पास्ट अपने नाम से पहले, इनके बेटे के नाम से पहले इन्होंने अपना नाम जोड़ दिया, तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, इसी तरह हो गया पास्ट कंटिन्यूस, इसी तरह हो गया पास्ट परफेक्ट, और इसी तरह हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। वेरी गुड, बहुत इजी ट्रिक है, इसको समझना है आपको। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो प्रेजेंट की है। तो प्रेजेंट ने भी अपने बेटों का नाम रख लिया है पास्ट, इन्होंने अपना नाम दे दिया प्रेजेंट। तो हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा बेटा का नाम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरे बेटे का नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथे बेटे का नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब बारी आती है फ्यूचर की। फ्यूचर भी अपना नाम दे दिया अपने बेटों को, तो हो गया ये फ्यूचर, क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, और इसी तरह हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं कि 4 बेटे पास्ट के हैं, 4 बेटे प्रेजेंट के हैं, और 4 बेटे फ्यूचर के हैं। अब इनके टोटल बेटे कितने हो गए, कितने फैमिली हो गई ये टेंस की, 12 फैमिली हो गई है। कितनी हो गई, 12 हो गई, यानी टोटल 12 है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो अगर देखिए, अब पहले इसको याद कर लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। सबसे पहले बार रिवाइज करते हैं टेंस की जो फैमिली है, टेंस फादर है, यानी इन सबके ये टेंस के 3 बेटे हैं। पहला का नाम पास्ट है, दूसरा का नाम प्रेजेंट है, तीसरा का नाम फ्यूचर है। अब पास्ट की शादी हुई तो पास्ट के भी 4 बेटे हुए, ठीक है ना। तो पूरा नाम बोल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये याद रखना आपको, बस कुछ नहीं करना है। बाकी प्रेजेंट का जो है इससे पहले सेम रहेगा, बस आप 4 याद कर लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 याद कर लीजिए। और बाकी यहाँ पर क्या करिए, आप प्रेजेंट में जो है इन चारों बेटों के नाम से पहले प्रेजेंट जोड़ दीजिए। फ्यूचर का ये याद रखिए, बस सिर्फ फ्यूचर जोड़ दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आसान है, इसको याद कर लेना। तो इसको आप याद कर लें, लिख लें। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। ले लेते हैं टेंस का जो हमारा प्रेजेंट है। टेंस का हमारा क्या है, ये प्रेजेंट हो गया है। प्रेजेंट का जो पहला बेटा जो था इंडेफिनिट, हम लोग पहले प्रेजेंट से शुरू करें, फिर हम लोग पास्ट में जाएंगे। तो प्रेजेंट का जो पहला बेटा इंडेफिनिट था, तो इंडेफिनिट
इनकी भी क्या हो गई है, शादी हो गई है। तो इनके भी 4 बेटे हुए। उन्होंने पहले बेटा का नाम रख लिया अफर्मेटिव, दूसरे का बेटा का नाम रख लिया नेगेटिव, और तीसरे बेटा का नाम इन्होंने रख लिया इंटरोगेटिव, और चौथे बेटा का नाम इन्होंने रख लिया इंटरोनेगेटिव। क्या रख लिया, इंटरोनेगेटिव रख लिया। अब एक चीज हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये अफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव को हम लोग सिंपल भी कहते हैं। यानी अफर्मेटिव का 3 नाम है, एक अफर्मेटिव खुद है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा सिंपल नाम है। इस चीज को आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में अगर पॉजिटिव सेंटेंस आता है या सिंपल सेंटेंस आता है तो आपको अफर्मेटिव समझ में आएगा, ठीक है। तो अब एक चीज हम लोग ये यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, इंटरोनेगेटिव क्या होता है, ये चीज समझ लेते हैं। फिर मैंने आपके सामने सेंटेंसेस भी लिखा है और इस चीज को मैं आपको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, ताकि आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव मतलब समझ लेते हैं। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी काम के या किसी बात के सही होने का पता चलता हो, ठीक है, जिसमें किसी बात के या किसी काम के सही होने का पता चलता हो। मैं आसान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ लेते हो, उसको हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, बच्चे खेलते हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है और क्या सही होने का पता चल रहा है, ठीक है ना। और इसमें ना शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद नेगेटिव की हम लोग बात कर लेते हैं कि नेगेटिव क्या होता है। कि नेगेटिव मतलब होता है वह सेंटेंस होता है, वो वाक्य होता है जिसमें किसी काम के करने या होने का इनकार किया जाता हो, यानी नकारा जाता है, यानी मना किया जाता है। जैसे कि मैं नहीं जाऊंगा, वह नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी, बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं खेलेंगे, लाइक दैट। तो वहां पर उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। और उसमें बहुत सिंपल सी चीज होती है नेगेटिव को पहचानने का, कि उसमें ना शब्द का इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ हिंदी में ना आएगा, इंग्लिश में नॉट आएगा। कि मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव है, ठीक है। और इंटरोगेटिव की बात हम लोग कर लेते हैं। ये इंटरोगेटिव एक्चुअली होता क्या है, इंटरोगेटिव इसको सही से बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरोगेटिव। क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव होता है कि वह सेंटेंस, वह वाक्य होता है जिससे हम लोग सवाल पूछते हैं, जिससे हम लोग सवाल करते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम चाहोगे, क्या तुम पढ़ाई करोगे, क्या वो पढ़ाई कर रहा है, क्या वो ऐसा कर रहा है, क्या वो है। तो क्या जो शब्द इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं ना, तो ये क्या हमारा इंटरोगेटिव होता है। अब बारी आती है, चौथा सेंटेंस हमारा होता है इंटरोनेगेटिव, यानी ये इंटरोगेटिव फुल पूरा होता, लेकिन हमने इसको शॉर्ट में इंटरोगेटिव को इंटरो कर दिया। और ये नेगेटिव जो हमारा था, ये नेगेटिव को हमने यहाँ पर रख दिया, इंटरोनेगेटिव। क्या कहेंगे, इंटरोनेगेटिव कहेंगे। तो अब इंटरोनेगेटिव एक्चुअली होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन करना, नेगेटिव यानी नकारात्मक, यानी मना करना, इनकार करना। तो जिससे हम लोग सवाल तो करते हैं लेकिन नेगेटिव करते हैं, सवाल भी करते हैं और नेगेटिव करते हैं। क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे, क्या वह पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो सवाल भी हो रहा है और ना यानी नहीं भी पूछा जा रहा है, नहीं शब्द का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। क्या तुम चाय नहीं पियोगे, क्या तुम खाना नहीं खाओगे। तो सवाल भी कर रहे हैं और उसी में जवाब भी आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरोनेगेटिव, ठीक है ना। तो ये 4 सेंटेंसेस आप आसानी से समझ लीजिए और इसके सेंटेंसेस को समझ लीजिए। तो ये 4 सेंटेंसेस आपका प्रेजेंट में समय रिपीट होगा, पास्ट में रिपीट होगा, इसी तरह हमारा फ्यूचर में भी समय रिपीट होगा। तो ये 4 सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझ लीजिए। और इसका तरीका भी मैं बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव कैसे बनेगा, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना, समझना है, ठीक है। तो अफर्मेटिव यानी वह सेंटेंस, वह जुमला जिससे किसी काम के सही होने का पता चलता हो। तो अब जैसे एग्जांपल है, आई, क्या लिखा हुआ है, आई टेक टी, क्या लिखा हुआ है, आई टेक टी। अब इसका हिंदी जो मतलब इसका सब, आप किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर लिखा दूं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे, एक सेकेंड, आपको स्ट्रक्चर लिखा दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद लेकर आएंगे V1, क्या लेकर आएंगे, V1, या हम लोग कह सकते हैं इसको V5, क्या कह सकते हैं, V5 कह सकते हैं, या प्लस करके आप ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट V1 या V5 या ऑब्जेक्ट आपका, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये क्लियर होगा आपका, सब्जेक्ट V1 या V5 और ऑब्जेक्ट। अब ये V1 और V5 कब लगेगा, ये भी एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। तो आपको बता दूं कि V1 और V5 जो होता है, अब इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, ग्रुप एक होता है हमारा ग्रुप ए। ग्रुप ए यानी जिसमें आता है आई, इसी तरह आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड आएगा यू,
ठीक है, ये हो गया यू, और इसी तरह आ गया हमारा वी, इसी तरह आ गया हमारा दे, इसी तरह हमारा आ गया प्लूरल, क्या कह सकते हैं हम लोग को, प्लूरल, प्लूरल, ठीक है। और ग्रुप बी, ये भी समझ लेते हैं ग्रुप बी क्या होता है। एक वर्ड है ही, दूसरा वर्ड है शी, तीसरा वर्ड है इट, और चौथा है नाउन, ठीक है। और इसी तरह हम लोग कह सकते हैं इसको सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी बहुत आसान है। ग्रुप ए जो है ये प्लूरल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, प्लूरल ग्रुप है, यानी जो सेंटेंसेस आप जो बनाएंगे, किसी भी टेंस का कोई सा भी सेंटेंसेस जो बनेगा ना, तो वो सिर्फ दो ही जगह से आएगा, या तो इस ग्रुप से ही आएगा, या तो ग्रुप ए या ग्रुप बी, दोनों में से आएगा। इसके अलावा तीसरा कोई ग्रुप नहीं आएगा, ठीक है ना। आप कोई सा भी सेंटेंसेस बना लीजिए, वो ग्रुप ए से आएगा या ग्रुप बी से आएगा, बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो ग्रुप ए यानी आई यू वी दे प्लूरल से अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो फिर आएगा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, V1, V1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप ए आई यू वी दे प्लूरल में से अगर कोई सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, और सेंटेंसेस जो भी बनेगा ना आपका, बस यही दो ग्रुप से आएगा, तीसरा कोई ग्रुप नहीं होगा। और ही शी इट नाउन या सिंगुलर कोई वर्ड होगा, अगर इससे कोई वर्ड कोई सब्जेक्ट आ रहा है, इससे कोई सब्जेक्ट पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर होगा V5, ठीक है। V5 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बहुत आसान होता है, किसी में ES या S इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लिखते हैं टेक, TAKE, टेक, ठीक है। तो ये ई है तो इसमें एस लग गया, टेक्स, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एस या ES लगा के इसको V5 कर देते हैं, ठीक है ना, बहुत ईजी है। और दूसरी बात जो है, जैसे आई यू वी दे, इसका हिंदी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि गो, GO गो, COME कम हो गया आपका आना, ठीक है। गो मतलब जाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। तो अब जब भी इस ग्रुप से कोई भी सेंटेंसेस बनेगा तो आपको क्या लेकर आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है। ग्रुप बी यानी सिंगुलर ग्रुप से कोई भी सेंटेंसेस आप बनाओगे तो कौन सी फॉर्म लेकर आनी है, प्रेजेंट डेफिनेट के लिए V5 लेकर आनी है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेकर आनी है। अब ये चीज समझ में आ गई। और इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हिंदी होती है वो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी होती है ताते, या मैं लिख सकता हूं हिंदी नॉर्मल, करता है, ठीक है, करता है, करती है, लाइक दैट, करती है। चलिए, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी होता है तातेती, लास्ट में ज़्यादा तातेती, करता है, करती है, जाता है, मैं जाता हूँ, वह देखता है, बच्चे पढ़ते हैं, आप सीखते हैं, आप सिखाते हैं, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, लाइक दैट। तो ये हमारा क्या हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी होता है, और जिसमें हम लोग हिंदी लास्ट में हिंदी का तातेती का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। अब हमने जो स्ट्रक्चर लिया है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, या प्लस ऑब्जेक्ट है, बस यही हमारा। तो अब हमने सब्जेक्ट लिया आई मतलब होता है मैं, ठीक है ना। और टेक मतलब होता है पीना, कैसे खाने पीने के, लेने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आई टेक टी मतलब होगा मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इस तरह से हम लोग काफ़ी सारे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आप पढ़ाई करते हैं, यू स्टडी, सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। यू स्टडी, आप पढ़ाई करते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ। वह खेलता है, ही प्लेज, क्या आ रहा है, ही यानी कौन से ग्रुप से आ रहा है, ही आ रहा है, तो प्ले में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो ही प्लेज, वह खेलता है, ठीक है। और जैसे हम लोग सर पढ़ाते हैं, सर कितने एक हैं, तो आएगा सर टीच में टीच मतलब होता है पढ़ाना, और एस प्लस कर दिया तो क्या है, टीच, सर टीच अस, हमें पढ़ाते हैं, सर हमें पढ़ाते हैं। इसका हिंदी हो गया कोई काम करता करती है, ठीक है। अब इसका ये हिंदी हो गया। एक चीज हम लोग समझ लेते, इसका फॉर्मूला निकालना है कि अगर हमको पहचानना कि सेंटेंस कौन सा है, हमको समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले देखेंगे इसको पहचानने का तरीका, यानी फॉर्मूला निकालना मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखना इसका टेंस कौन सा है, ठीक है ना। टेंस है तो टेंस में जैसे कि टेंस कितने हैं, तीन ही टेंस होगा ना, या तो फ्यूचर होगा, या तो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट होगा। तीनों में से कोई चौथा टेंस आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले पहचानना है कि आपको टेंस कौन सा है, तो टेंस आपका प्रेजेंट है। अब आप पहचानने का क्या तरीका है, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है ना। तो पहचानने का तरीका है, तो सबसे पहले देखना है प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद देखना है कि सेंटेंस के जो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस में कौन सा सेंटेंस है। प्रेजेंट टेंस के चार बेटे थे ना, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा या चौथा, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। आपने पहचान लिया कि इंडेफिनिट है, कौन सा है, इंडेफिनिट है, ठीक है। अब इंडेफिनिट के भी जो चार बेटे हैं, चार बेटे में से अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है,
इंटेरोगेटिव है कौन सा है, तो अफर्मेटिव है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या कर लिया कि अब इसका जो शॉर्ट नाम है प्रेजेंट का पी उठा के यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रेजेंट का पी उठा के लिख दिया, और इंडेफिनिट का आई लिख दिया हमने, ये लिखा हमने, और इसी तरह हमारा जो है अफर्मेटिव का ए लिख दिया हमने, ये लिखा। तो अब हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, ये फॉर्मूला निकल के तैयार हो गया, ठीक है। अब बारी आती है नेगेटिव की, कि नेगेटिव जो होता है, अब नेगेटिव में हमने इस्तेमाल किया है कि आई, सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट और डोंट का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। आई डोंट टेक टी, मतलब होगा मैंने लिखा मैं चाय नहीं पीता हूँ, ये इसका हिंदी निकल कर आया, ठीक है ना। आई डोंट का इस्तेमाल यहाँ पर डोंट का इस्तेमाल जो है नेगेटिव के लिए इस्तेमाल हुआ है, डी ओ, असल में ये था डी ओ, डू नॉट, क्या था, डू नॉट, क्या था, डो नॉट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, आई टेक टी ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो हमें क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमने उठाया पुट किया डू, क्या लिया है, डू। अब डू में अब नेगेटिव के लिए नॉट इस्तेमाल होगा, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आई, तो डू से हो गया डू नॉट, क्या हो गया, डू नॉट हो गया। अब इसको डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लोग कहते हैं डोंट, क्या कहते हैं, डोंट कहते हैं, ठीक है ना। अगर ग्रुप बी से आता है तो फिर डू में जो है, तो डू में ईएस लाना पड़ेगा, डज हो गया, डज, और नॉट लाने की ग्रुप बी से, यानी इससे नेगेटिव बनाना है तो फिर आपको क्या लेकर आना पड़ेगा, डज और नॉट। तो शॉर्ट में दोनों को हम लोग कहते हैं डजंट, क्या कहते हैं, डजंट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में डज नॉट को क्या बोलते हैं, डजंट बोलते हैं। अगर नेगेटिव इनसे बनाना है कि वह नहीं जाती है, वह नहीं पढ़ाई करती है, वह नहीं खेलता है, ठीक है ना, तो अब फिर आपको क्या लेकर आना पड़ेगा, डज नॉट या डजंट लेकर आना पड़ेगा। तो आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, और सब्जेक्ट के जस्ट के बाद हमने वर्ब लाया और वर्ब में हमने क्या कर दिया, नॉट कर दिया, तो डू नॉट हो गया है। तो आई डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद टेक टी, आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, ठीक है। और सेंटेंस हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, आपने नोट किया, वह नहीं खेलता, वह मतलब ग्रुप बी से आ रहा है, तो ही आएगा। अब ही के साथ क्या लेकर आएंगे हम लोग, डू नॉट लेकर आएंगे, डज नॉट लेकर आएंगे, बताइए, ग्रुप डू नॉट लेकर आएंगे, ठीक है ना, सॉरी वो ग्रुप बी है तो डज नॉट आएगा ना, ही डज नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है, ठीक है ना। वह खाना नहीं बनाती है, वह, फिर से वह आ गया, तो मतलब नहीं बनाती है प्रेजेंट का है, तो शी, फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव के लिए डज नॉट आएगा, शी डज नॉट कुक फूड, शी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाती है। अब इसका फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका है, बहुत आसान है, प्रेजेंट का है, ये हमने देखा प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है, और ये नेगेटिव एक्चुअली, तो प्रेजेंट पी आई एन लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट हमारा है कि जैसे डू लिखा हुआ, फिर आई लिखा हुआ, फिर टेक और टी। अब ये हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है, वह सेंटेंस होता है जिससे हम लोग सवाल करते हैं लेकिन नेगेटिव करते हैं। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे करना है, तो मैं आपको एक तरीका आपको बता देता हूँ, हमेशा याद रखना कि जब भी देखिए क्या होगा कि हमको जो इंटेरोगेटिव जब बनाना होता है तो उससे पहले हमको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और आपको देखना है कि पहला नेगेटिव सेंटेंस के अंदर में एक हेल्पिंग वर्ब डू लिखा हुआ है, क्या है, डू लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट को नहीं चेंज करेंगे, डू को सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे, यानी डू को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और सब्जेक्ट को डू की जगह रख देंगे, या जो भी हेल्पिंग वर्ब का डू है, डज है, या जो भी अदर हेल्पिंग वर्ब सबका। तो हम लोग नेगेटिव बनाने का बहुत, इंटेरोगेटिव बनाने का बहुत बड़ा आसान तरीका होता है कि सब्जेक्ट को, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब ये डू को हमने सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया, देखिए लिखा हुआ है, डू को सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, और ये सब्जेक्ट डू की जगह पर चला गया, ये बन गया डू आई, क्या हो गया, डू आई। उसके बाद हो गया हमारा टेक टी, डू आई टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूँ, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर डज लिखा हुआ है, या डज लिखा हुआ, डज है यहाँ पर ग्रुप बी से, या शी है, तो लिखिए डज शी टेक टी, क्या वो चाय पीती है। तो ये तरीका रहा इंटेरोगेटिव बनाने का। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं, दैट्स इट, ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया। कुछ सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, जैसे बोलेंगे, मैं बोलूँगा डू यू टेक फूड, डू, देखिए डू यू टेक फूड, क्या आप खाना खाते हो। या बहुत आसान तरीका इसके अलावा भी मैं बता दूं कि जैसे आप मान लीजिए डू को हटा दीजिए, ये हमने डू को हटा दिया, देखिए क्या लिखा, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। बस हमको क्या करना है, डू इस्तेमाल कर देना है। अगर ग्रुप ए का है यानी आई टेक टी है तो डू लाएंगे, अगर ग्रुप बी से शी टेक्स टी तो फिर हमको डज लाना पड़ेगा, डज लेकर आएंगे, डज शी टेक फूड, क्या वो चाय जो है मतलब पीती है। ये हमारा बनाने का ये भी तरीका आपको बता दूँ मैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि इंटेरोगेटिव और सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, डू यू गो टू स्कूल, डू, देखिए डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो।
ठीक है। और ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। अब बारी आती है इंटरोनेगेटिव की। डू आई नॉट टेक फूड, तो बहुत इंटरोनेगेटिव वह सेंटेंस जिससे किसी काम के करने जिससे हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं लेकिन नेगेटिव करते हैं। तो कुछ नहीं करना, ये सेम अपनी जगह पर रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव में आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? डू आई नॉट टेक फूड, क्या डू आई नॉट टेक टी, क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ। हमने सब कुछ सेम रखा, बस सब्जेक्ट के जस्ट अब आप नॉट इस्तेमाल किया। डू आई नॉट टेक टी, क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ, कुछ नहीं किया, चेंज हो नहीं किया। अगर हमको क्या करना होता है कि अगर हमको डोंट का इस्तेमाल करना होता है तो ये नॉट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट किससे क्या करेंगे, सब्जेक्ट में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा डोंट। क्या हो जाएगा? डोंट की वजह, डोंट के बाद हो जाएगा आई, डोंट आई टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूं। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा है डोंट आई, क्योंकि ये नॉट जो था, ये नॉट जो है उठकर डोंट डू में आ गया तो हो गया डोंट आई टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूं। डोंट आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं आता हूं। डोंट यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीखते हो। डोंट यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो। तो ये हमारा इंटरोनेगेटिव सेंटेंस हमारा आज का कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप लिख लें, समझ लें, इसको याद करना है ताकि आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह की अभी हमारा नेक्स्ट हमारा और बाकी है, तो डे फर्स्ट है हमारा, और मैं कोशिश करूंगा फिर उसका कंटिन्यूस हमारा परफेक्ट कंटिन्यू, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आपको पढ़ाने हैं, टेंस के कंप्लीट करना है। तो रोजाना वीडियो को देखें और मिस बिल्कुल नहीं करना है, और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।